हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर इन्फॉर्मेटिव सेशन ऑफ एडिकेटर। मेरा नाम है प्रणय शर्मा और इस यूट्यूब चैनल में हम डिस्कस करेंगे भारत को अफेक्ट करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज को। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन से। हाल ही में खबर आई थी कि बहुत सारे श्रीलंकन नागरिक रेफ्यूजीज बन के तमिलनाडु में शरण लेने आ रहे हैं। अभी आप कहेंगे कि ऐसा कैसे, सिविल वॉर को तो अंत हुए सालों बीत चुके हैं, तो फिर आखिर ये रेफ्यूजीज आ क्यों रहे हैं? इसका सीधा जवाब है श्रीलंका में चल रही आर्थिक मंदी। ये क्राइसिस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग अब पेट्रोल स्टेशन में तेल के लिए झगड़ने लग गए, जिसकी वजह से सेना को डिप्लॉय किया गया लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है और अब श्रीलंका स्ट्रगल कर रहा है इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटने के लिए। और सिर्फ तेल तक की ये बात सीमित नहीं है, जितनी भी डेली यूज़ की चीज़ें हैं वो सब के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। फरवरी में रिटेल इन्फ्लेशन 17.5% और फूड इन्फ्लेशन 25.7% तक पहुंच गया। लेकिन ये क्राइसिस आखिर आई क्यों, आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। श्रीलंका में दो मेजर एथनिक ग्रुप्स हैं, सिन्हाला और तमिल्स। सालों से इनके बीच चल रहे क्लैशेस एक भयानक शक्ल ले लेती है और 1983 में वेलुपलाई प्रभाकरण के नेतृत्व में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम का उदय होता है। और यहीं से शुरू होता है श्रीलंका का एक ऐसा डार्क फेज जिसकी भरपाई वो आज तक कर रहे हैं। 2009 में प्रभाकरण की मृत्यु के बाद श्रीलंका में लंबे अरसे से चल रहे गृह युद्ध का अंत होता है। लेकिन असली चैलेंज अब यहाँ से शुरू होना था, क्योंकि जो श्रीलंका को अब ज़रूरत थी अपने नेशन को दोबारा बिल्ड करने की, और इसके लिए वहाँ की सरकार ने बहुत सारा कर्ज उठाया। ये कर्जा साल दर साल बढ़ता रहा। 2009 से लेकर 2022 तक लोन तो बढ़ते चले गए, लेकिन उन लोन का रीपेमेंट नहीं हुआ। अपोजिशन पार्टीज का यह मानना है कि बड़े लेवल पर करप्शन है, जिस वजह से कंट्री के एक्सटर्नल डेट्स बढ़ते चले गए। इस एलिगेशन को समझने के लिए हमें 2009 से लेकर अभी तक जितने भी प्रेसिडेंट्स आए हैं उन सब की हिस्ट्री जाननी होगी। इस टाइमलाइन में सिर्फ 3 प्रेसिडेंट्स रहे। 2005 से लेकर 2015 तक महिंदा राजपक्सा, 2015 से लेकर 2019 तक मैत्रीपैला सिरिसेना और 2019 से लेकर अभी तक गोथबाया राजपक्सा प्रेसिडेंट रहे। जहां पहले के 2 प्रेसिडेंट श्रीलंका फ्रीडम पार्टी को बिलोंग करते हैं, वहीं गोथबाया बिलोंग करते हैं श्रीलंका पोदुजना पेरामुना पार्टी से। अब कहने को तो सत्ता परिवर्तन 2019 में ही आया, लेकिन अगर आप क्लोजली इसे देखें तो महिंदा और गोथबाया भले ही अलग पार्टी से हों, पर दोनों सगे भाई हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, राजपक्सा फैमिली देश के लगभग 70% बजट पर अपना कंट्रोल रखते हैं। इस वक्त भी गोथबाया देश के प्रेसिडेंट हैं, जबकि महिंदा प्राइम मिनिस्टर हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में राजपक्सा के क्लोज फैमिली मेंबर्स का होना, श्रीलंकन बजट पे मैक्सिमम कंट्रोल और 2016 में प्रेसिडेंट मैत्रीपैला सिरिसेना का एलिगेशन, ये सब कुछ एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है सरकार की नीयत पर। ये बात अलग है कि मैत्रीपैला सिरिसेना के क्लोज एसोसिएट्स पर भी करप्शन के चार्जेस लगे। कर्जे से हालात इतने बिगड़ गए कि दिसंबर 2017 में उस समय के पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने हम्बांतोटा पोर्ट को 99 सालों के लिए लीज पर दे दिया चाइना को। श्रीलंका की सरकार इस बात को जानती थी कि वो चाइना से लिए गए कर्ज को लौटा नहीं पाएगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि पोर्ट को लीज पर दिया जाए ताकि लोन को रिपे किया जाए। चाइना के इसी पॉलिसी को डेट ट्रैप पॉलिसी कहा जाता है। बेसिकली चाइना इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करेगा उन देशों को जो इतने पोटेंशियल नहीं है पेमेंट को रीपे करने के लिए। फिर वो पोर्ट्स को लीज पर लेकर उस रीजन पर अपना इनडायरेक्ट कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लेता है। तो फैमिली डायनेस्टी ने भले ही लंबे समय तक राज किया हो, लेकिन करप्शन में दोनों साइड के बराबरी की हिस्सेदारी रही है। अब सवाल यह है कि श्रीलंका के सामने ऑप्शंस क्या है। या तो वो अपने नेबरिंग कंट्रीज से लाइन ऑफ क्रेडिट के थ्रू और कर्जा ले सकते हैं अपने करंट डेट को रीपे करने के लिए, या फिर वो डायरेक्टली जा सकते हैं आईएमएफ के पास। दोनों ही ऑप्शंस के अपने अपने फ्लॉज हैं। रिसेंटली इंडिया ने $1 बिलियन का एलओसी श्रीलंका को दिया है। ऐसे ही बहुत सारे देशों ने श्रीलंका को आर्थिक मदद देने की कोशिश करी है, लेकिन ये मदद काफी नहीं है श्रीलंका के लिए। श्रीलंका ने तो यहां तक कोशिश करी कि वो किसी भी तरह से अपने आप को आईएमएफ से दूर रखे, लेकिन इसमें उन्हें कामयाबी हासिल ना हो सकी। आईएमएफ के पास आर्थिक समस्या से निपटने का सोल्यूशन तो है, हालांकि इस सॉल्यूशन के प्राइस भी काफी ज्यादा है। श्रीलंका को सबसे पहले आईएमएफ के पास कुछ ना कुछ गिरवी रखना होगा, एंड सेकेंड थिंग, जब आईएमएफ लोन देगा तो पैसा किस तरह से खर्च करना है ये आईएमएफ डिसाइड करेगा, ना कि श्रीलंका। सो बेसिकली श्रीलंका की फाइनेंशियल सॉवरेनिटी तो खतरे में आ जाएगी।
इसका एक अच्छा एग्जाम्पल भारत ही है। जब भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तब आईएमएफ को लोन के लिए भारत को सिर्फ अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी ही नहीं बल्कि फॉरेन पॉलिसी भी बदलनी पड़ गई। आईएमएफ की वेस्टर्न सेंट्रिक पॉलिसी एक बड़ी वजह है कि क्यों दूसरे देश इस इंस्टीट्यूशन से दूर रहना चाहते हैं। लेकिन हालात अब जिस तरह के हो गए हैं, ऐसे में श्रीलंका के पास शॉर्ट टर्म के लिए इससे ज्यादा बेहतर ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता। इसके अलावा श्रीलंका को जरूरत है डेट रिस्ट्रक्चरिंग की। कई डेकेड्स इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट के चलते श्रीलंका ट्विन डेफिसिट फेस कर रहा है, यानी कि नेशनल इनकम नेशनल एक्सपेंडिचर से काफी कम है और गुड्स का प्रोडक्शन और सर्विसेज इनएडिक्वेट है, जैसे कि 2019 के एशियन डेवलपमेंट बैंक के रिपोर्ट में भी कहा गया है। इसके अलावा राजपक्षा की सरकार ने कोविड-19 के ठीक पहले टैक्सेस कट किए थे, जिसकी वजह से श्रीलंका की इकोनॉमी को काफी नुकसान हुआ। 2021 में केमिकल फर्टिलाइजर्स पर बैन लगाया गया और इसने फार्म सेक्टर को भी डिस्ट्रॉय किया। करेंटली श्रीलंका के पास सिर्फ $2.31 बिलियन का रिजर्व्स है, जबकि रीपेमेंट $45 बिलियन का है। यह हालात भी तब आए हैं जब श्रीलंका का टूरिज्म सेक्टर कोविड की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया। ऐसे में लॉन्ग टर्म के लिए जरूरी है कि श्रीलंका अपने डेफिसिट को सही ढंग से मैनेज करे। इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने। थैंक यू वेरी मच।